माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन न्यूज प्रसार भारती ऑफ इंडिया मैम प्रिया कुमार जी और यहां मौजूद सभी अतिथियों का डीडी डायलॉग खिलता जम्मू कश्मीर के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जोरदार तालियां बजाकर हार्दिक स्वागत है। देवियों और सज्जनों, राष्ट्रगान हमें याद दिलाता है कि हम सब एक हैं और इसके हर शब्द से जुड़े हैं। आइए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। अब हमारा विनम्र निवेदन है डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन न्यूज प्रसार भारती ऑफ इंडिया मैम प्रिया कुमार जी से कि वे माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी और यहां मौजूद दीगर अतिथियों का स्वागत अपने शब्दों में करें। मैम प्रिया कुमार जी। नमस्कार। माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी एवं यहाँ उपस्थित सभी विशेष अतिथियों का मैं डीडी डायलॉग खिलता जम्मू कश्मीर के इस मंच पर स्वागत करती हूँ। आज हम जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ये खास कॉन्क्लेव इस सुंदर वादी में कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये विधानसभा चुनाव विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार यहाँ विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। ये खिलते कश्मीर के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। हमें ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि जिस नए जम्मू कश्मीर और बदलती की तस्वीर हम देख रहे हैं, उसके प्रदेश में मुख्य सूत्रधार माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी हमारे बीच मौजूद हैं। आप सबको याद दिलाना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ के लोगों की भारी भागीदारी देखी गई थी और प्रदेश में अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग पर परसेंटेज भी दर्ज की गई, जो इस बदलते जम्मू कश्मीर की नई पहचान है। जम्मू कश्मीर के इस सफर में डीडी न्यूज का भी पग पग का साथ रहा है। हमने यहाँ के कोने कोने में हुई बदलाव की तस्वीर की कई कार्यक्रम किए हैं और पूरे देश को दिखाए हैं। इस बदलते सफर में हम आगे साथ भी रहेंगे और आके कई ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे, ये हमारी आशा है और हम करेंगे भी। आज भी विधानसभा चुनाव से पहले आवाम में, खासतौर पर युवाओं में जो उत्साह देखा जा रहा है, उसका श्रेय जम्मू कश्मीर के प्रशासन को जाता है, जिसके लिए डीडी न्यूज आपको शुभकामनाएं देता है। आज के इस डीडी न्यूज कॉन्क्लेव का भी मकसद यही है कि विधानसभा चुनाव से पहले सभी स्टेक होल्डर्स को एक ही मंच पर लाकर जमहूरियत की जड़ों को मजबूत बनाया जाए। हमने इससे पहले कई राज्यों में, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कई राज्यों में ऐसे कॉन्क्लेव आयोजित किए हैं, जहां कई केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता उपस्थित रहे हैं। हमारा चैनल एक लोक सेवा प्रसारक के रूप में जनता की राय को आकार देने, गलत सूचनाओं से मुकाबला करने और विकासात्मक पहलों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इस संवाद का लक्ष्य है कि आमजन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो, ताकि नागरिक अपने मत अधिकार का सही ढंग से उपयोग कर सकेंगे। अंत में डीडी न्यूज को दिए गए सहयोग, समर्थन और उपस्थिति के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद और एक बार फिर माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए डीडी न्यूज की तरफ से आभार व्यक्त करती हूं। धन्यवाद। बदलते जम्मू कश्मीर का श्रेय माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी की
सशक्त सोच और युवाओं के तई आपकी फिक्र मोहब्बत को जाता है। जब आपके हौसले बुलंद हो तो मंजिल दूर नहीं, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। विनम्र निवेदन है माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से कि वे मंच पे तशरीफ लाए। अब पल आ गया है आज के खास मेहमान माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी को सम्मानित करने का। मैं आग्रह करना चाहूंगा डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन न्यूज प्रसार भारती ऑफ इंडिया मैम प्रिया कुमार जी से कि वे माननीय उपराज्यपाल जी को कश्मीरी शॉल और यहां की दस्तकारी का नमूना सौगात के रूप में पेश करें। मैम प्रिया कुमार जी। जोरदार तालियां। धन्यवाद मैम प्रिया कुमार जी। डीडी डायलॉग खिलता जम्मू कश्मीर के आज के इस कॉन्क्लेव का पहला इंटरव्यू होगा J&K चेंज सिनेरियो, बदलता जम्मू कश्मीर। अब प्रस्तुत है माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के साथ दूरदर्शन न्यूज का एक खसूसी इंटरव्यू। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा दूरदर्शन न्यूज की सीनियर एंकर मैम रीमा पराशर जी को कि वे इस खास इंटरव्यू का आगाज करें। रीमा पराशर जी। नमस्कार। खिलता कश्मीर, जैसा कि हमने अपने डीडी डायलॉग, क्योंकि कश्मीर के चुनाव पर हम अपना आज पूरे दिन अलग अलग शख्सियत और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन खिलता कश्मीर की जब हम बात कर रहे हैं और पहले कश्मीर की बात होती थी, कश्मीर कभी भी ऐसा नहीं रहा कि सुर्खियों में ना रहा हो, हमेशा से कश्मीर के बारे में बात होती थी। बदलाव ये आ गया है कि अब खिलते हुए कश्मीर की बात होती है और बात ये होती है कि कश्मीर बदला कैसे, उसके पीछे के मुद्दे क्या रहे। और आज जब विधानसभा के चुनाव हैं, क्योंकि हम वोटिंग परसेंटेज की भी बात करेंगे, लेकिन इतना उत्साह लोगों में जो दिख रहा है, खासकर युवाओं में और महिलाओं में। एक वक्त था जब पत्थर की बात होती थी, युवाओं के हाथ में होते थे वो पत्थर, लेकिन अब रोजगार की बात होती है, महिलाओं के खिलते हुए मुस्कुराते हुए चेहरों की बात होती है और स्कूल जाती हुई बच्चियों की बात होती है। तो ये बदलाव कैसे आया, ये बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, जिनका तारुफ मैं कराऊं कि जब दिल्ली से यहां पर वो आए तब उनका नाम चर्चा में आया और ये हुआ कि उनको यहां पर आने के पीछे एक खास मकसद है कि अब कश्मीर विकास के राह पर चलेगा और एक विजन के साथ उनकी यहां पर मौजूदगी दर्ज हुई। वो लोगों के बीच भी गए, जनता का दरबार भी लगाया, कोविड के समय में भी देखा और चुनाव के समय में भी देखा कि आरोप प्रत्यारोप में वो नहीं पड़ते, बल्कि हकीकत में काम कैसे होता है शायद उसमें यकीन करते हैं। खास मेहमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सिन्हा जी आपका। धन्यवाद। शुरुआत में इसी बात से कहूंगी कि जब आप आए थे और अब में, और अब जब चुनाव पूरी तरह से अपने शबाब पर आ ही गया है, क्या बदलाव आप इन सालों में देखते हैं? जब आप आए वो चुनौती और आज चुनाव की चुनौती। जब मैं आया था तो मुझे लगता है कि शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से पूरी मानवता पीड़ित थी। 7 अगस्त 2020 को मैं आया था और 8 अगस्त को की शाम को मैं हॉस्पिटल गया था। बड़ी भयावह तस्वीर थी और मैं कह सकता हूं कि देश के वैज्ञानिकों, हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ सर्विस से जुड़े हुए सभी सहयोगियों के कारण, यहाँ की सिविल सोसाइटी और अनेक सामाजिक संस्थाओं के प्रयत्न के कारण उस महामारी से देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह की परेशानी थी, थोड़ी कम परेशानी जम्मू कश्मीर में हुई। खासतौर से जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी तो उस समय मुझे याद है, मैं जब अगस्त में आया था, सितंबर में मैंने एक रिव्यू लिया था तो हमारी कुल ऑक्सीजन जनरेशन क्षमता 14,000 एलपीएम थी और कोविड की जब सेकेंड वेव आई तो 48,000 एलपीएम हमारी क्षमता हो गई थी। ढेर सारे लोगों की जान इसके कारण बच सकी।
वो तस्वीरें देश ने देखी हैं कि बर्फीले रास्तों पर चलती हुई महिला स्वास्थ्यकर्मियां 8-8 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर की यात्रा तय करके कोविड वैक्सीनेशन किया। और उस समय मुंबई उच्च न्यायालय ने, मुंबई के हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की थी किसी सरकार पर, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, बल्कि मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन कैसे होता है, कोविड मैनेजमेंट कैसे होता है, ये जम्मू कश्मीर से सीखना चाहिए। वहां से यात्रा शुरू हुई थी। स्वाभाविक रूप से एक ऐसा वातावरण था जिसमें लोग हताश थे, निराश थे। आज मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के आम आदमी, खासतौर से नौजवान हो या महिलाएं हो, उनकी आकांक्षाओं को नया पर लगा है। और देश के दूसरे हिस्सों के लोग जिस तरह से सपने देख रहे हैं, यहां के लोग भी उसी तरह के सपने देखने लगे हैं। विकास की राह पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। ये सच है कि आवश्यकताएं अनंत होती हैं। ये कोई एब्सोल्यूट फिगर नहीं होता है डेवलपमेंट का कि ये हो गया तो काम खत्म हो गया। जैसे जैसे काम बढ़ता है, लोगों की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं बढ़ती हैं। मैं समझता हूं कि सही दिशा में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। मनोज जी, ये सवाल इसलिए जो आपने बात कही उसी से जुड़ा हुआ मैं करना चाहूंगी। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, लेकिन अब तक जिस तरह से कश्मीर को आंका जाता था, इसीलिए आपने कहा कि कश्मीर के युवाओं के, महिलाओं के सपने जब पूरे होते हैं, उनके सपने शायद बाकी भारतवासियों से थोड़े से अलग रहे, क्योंकि एक ऐसी राजनीति चलती रही जिसकी वजह से ये था कि पहले तो वो सुरक्षा देखें, शांति देखें, तब वो रोजगार की बात करें, तब वो शिक्षा की बात करें। आपने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि उनके सपने पूरे हो रहे हैं। आपको लगता है अब कश्मीर की आवाम भी बाकी देशवासियों जैसी हो गई है और उसकी तरह सपने देख पा रही है और पूरे कर पा रही है? इसमें मुझे थोड़ा भी संदेह नहीं है कि यहाँ के नौजवानों, महिलाओं या कॉमन मैन की आकांक्षाओं अनंत आकाश तक पहुंच गई। नए सपने देख रहे हैं, उनको पूरा करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अगर टैलेंट की मैं बात करूं तो यहाँ जो टैलेंट है, मैं समझता हूं कि पिछले 35-40 सालों से मैंने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है। ऐसा टैलेंट मैंने हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं देखा है। और अब सही दिशा में वो जम्मू कश्मीर को और देश को आगे बढ़ाने में ढेर सारे युवा, ढेर सारे बच्चे, बच्चियां या यहाँ के नागरिक लगे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि नई सुबह का जो आगाज हुआ है, वो निश्चित रूप से विकसित भारत के निर्माण में जम्मू कश्मीर के लोगों के योगदान को आने वाला इतिहास भारत का या भविष्य जरूर याद रखेगा। 58% का मतदान रहा, जो कि रिकॉर्ड था अब तक के इतिहास की। अगर हम बात करें तो 35 वर्षों का इतिहास कभी ऐसा ही नहीं रहा कि कश्मीर में इतना ज्यादा मतदान हो। इस मतदान के पीछे ये जो आपने बात कही, जो आपके विरोधी हैं और खासकर राजनीति में जो यहाँ पर लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक फेस सेविंग है, दुनिया को ये दिखाना कि हाँ, हम लोकतंत्र कश्मीर में बहाल कर रहे हैं। बल्कि जो असली युवा हैं, महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, वो तो जेलों में बंद है, वो लोग तो बाहर ही नहीं आ पा रहे। किसी राजनीतिक विषय पर मैं कोई राय नहीं रख सकता, और विधानसभा के चुनाव है तो मैं उस मर्यादा को भी समझता हूं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तो मैं उस सीमा और मर्यादा में ही बात करूंगा। थोड़ा मैं पीछे आपको ले जाऊंगा। यहां जब विधानसभा के चुनाव 57 में हुए तो एक विशेष पार्टी के 30 एमएलए अनअपोज्ड डिक्लेयर कर दिए गए। अगर इतिहास की तरफ आप जाएंगी तो यहां दो तरह के एमएलए होते थे, एक जनता के चुने हुए और एक कलेक्टर साहब के द्वारा बनाए गए। ये बड़ी चर्चा थी। मैं लेटेस्ट 1996 के चुनाव की बात करता हूं। गुरेज एक विधानसभा है, अभी फिर वहां चुनाव हो रहा है। 2723 वोट पा करके एक सज्जन एमएलए हो गए, 2723, और उनकी विक्ट्री की जो लीड थी वो 713 वोट की थी। अब आप कल्पना करिए, तो मैं मानता हूं कि लो वोटिंग परसेंटेज भी रिगिंग का एक पार्ट था। खैर, उससे मैं आगे निकलता हूं। जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, यहां लोगों ने पहली बार 1977 में फ्री एंड फेयर पोल देखा, और चुनाव में रिगिंग या मैं कहूं कि निष्पक्ष चुनाव न होना, वो एक बड़ा कारण रहा है जम्मू कश्मीर की आवाम की भावनाओं को भड़काने का।
और उसका दुष्परिणाम जम्मू कश्मीर ने भोगा है। 1977 में पहली बार मोरारजी भाई की जब सरकार बनी तो यहां के लोगों ने निष्पक्ष चुनाव देखा था। फिर 2002 हो, 2014 हो, 2019 हो, 2024 हो, चुनाव में लोगों ने देखा जो पिछला लोकसभा का चुनाव है, ठीक है 58.06% मतदान हुआ। उससे जो मूल बात निकलती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारत के लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था व्यक्त की है। अगर मैं वैली की बात करूं, केवल कश्मीर वैली की, तो यहां भी 50.6% मतदान हुआ, जो कि 30-35 सालों में इतना मतदान नहीं हुआ था। विशेष रूप से युवा, महिलाएं, बुजुर्ग बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी किया। और अभी जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये परसेंटेज और बढ़ेगा। लोगों की एस्पिरेशंस जब जगती हैं, जागृत होती हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोग चाहते हैं कि हमारा भी योगदान यहाँ के विकास में, यहाँ की गवर्नेंस में हो। और मैं मानता हूं कि वो लोगों की आंखों में दिखाई पड़ रहा है। तो ये योगदान वाकई में है मनोज जी, क्योंकि जब हम बेरोजगारी खत्म करने की बात करते हैं और कश्मीर में रोजगार की बात, आपने मतलब G20 जैसी सफल आयोजन होते हैं और इतने बड़े बड़े निवेशक यहाँ आते हैं और कहते हैं कि हाँ अब यहाँ माहौल है कि हम निवेश कर सकें, लेकिन उसके बाद फिर राजनीति शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को शायद ये हकीकत समझ नहीं आ रही है। उनका कहना है ये तो सिर्फ आंकड़े हैं, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो अभी भी स्थिति कुछ बदली नहीं है। नहीं, मैं किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता की टिप्पणी पर यहां टिप्पणी करने नहीं आया हूं। बेरोजगारी है, देश में नहीं दुनिया में है। दुनिया के विकसित देशों में भी बेरोजगारी है। इस तथ्य को समझने की जरूरत है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। जम्मू कश्मीर का जहां तक सवाल है, गवर्नमेंट की सैंक्शन पोस्ट हमारी 4,80,000 4,80,000 है और जम्मू कश्मीर की कुल आबादी 1,40,00,000 है। अब ये सामान्य रूप से नहीं समझ में आएगी। अगर मैं एक और उदाहरण दूं कि बिहार की आबादी 13 करोड़ है और वहां गवर्नमेंट की सैंक्शन पोस्ट जो है 5,13,000 है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी यहां ओवर एम्प्लॉयमेंट है। इसके अलावा 1 लाख से ज्यादा डेली वेजेस, कोई 2,000 पर, कोई 3,000 पर, कोई 4,000 पर लगाया गया और उनको के अपॉइंटमेंट लेटर में लिख दिया गया कि आफ्टर 7 years यू विल बी ऑब्जर्व्ड। वो बेचारे टल रहे हैं, स्वाभाविक रूप से उनको उनका परिवार है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ढेर सारी ऐसी नियुक्तियां हुई जो बिना किसी प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमेटी के द्वारा हुई। पिछले 4 वर्षों में 42,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई हैं और मैं यहां की आवाम भी बैठी है, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर नौकरी दी गई। वो जमाना खत्म हो गया जब सिफारिश के आधार पर नौकरी मिलती थी। हाँ, ये मैं जानता हूं कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती और एक माइंडसेट भी यहां का रहा है। एक टाटा टेक्नोलॉजी के लोग यहां सेंटर चलाते हैं बारामूला में, एक जम्मू में। वहां बीटेक एमटेक किए हुए लड़के वहां ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, इंडस्ट्री 4.0 की, खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इन चीजों की ट्रेनिंग करने। एमटेक किए हुए कुछ बच्चे वहां ट्रेनिंग करके और बड़े ही इक्विप्ड हैं, वेल इक्विप्ड हैं। मैं उनसे बात कर रहा था, तो कहे आप कश्मीर में कोई नौकरी मिले तो करेंगे, जम्मू कश्मीर के बाहर नहीं जाएंगे। इससे अब यहां का युवा बाहर निकल रहा है। तो मैंने जैसे कहा कि सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती। हमने कोशिश की, भारत सरकार की, जम्मू कश्मीर प्रशासन की जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स है, जैसे PMEGP, ये भारत सरकार की स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पिछले 3 वर्षों से लगातार जम्मू कश्मीर की आबादी 1% है हिंदुस्तान की, और पिछले 3 वर्षों से लगातार वी आर नंबर 1 इन द कंट्री। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वो हमसे पीछे है, चाहे वो यूनिट एस्टेब्लिश करने में या इंडिविजुअल को रोजगार देने में। बैक टू विलेज एक कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया था, बैक टू विलेज, माई टाउन माई प्राइड। उसमें ढेर सारे काम होते थे, उस समय नहीं कि मैं उस पर एक पर चर्चा करूं। उसमें एक मुख्य काम ये भी था पहले फेज में कि हर पंचायत से 10 यूथ आइडेंटिफाई करना और वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसे उनकी हैंड होल्डिंग करके उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सकता है। और सेकेंड फेज में हमने हर पंचायत से 15 नौजवानों को सिलेक्ट किया, बच्चे भी थे, बच्चियां भी थी,
और मुझे याद है पिछले 25 जनवरी को एक दिन में 936 करोड़ रुपए 92,000 नौजवानों को आर्थिक सहायता बैंक ने दी थी। उसके पहले साल 75,000 ये संख्या काफी बड़ा है। मिशन यूथ करके एक नया डिपार्टमेंट यहां बना और नौजवानों की राय से कई स्कीम हमने चालू की है। नौजवानों के लिए, बच्चियों के लिए वो राइज टुगेदर, तेजस्विनी, हौसला, अनेक ऐसी स्कीम मुमकिन, जिससे रोजगार देने में हमें काफी सफलता मिली। दूसरा, और रोजगार कहां से जागृत हो सकता है, तो मुझे लगता है कि 13 लाख फैमिली है यहाँ की जम्मू कश्मीर की, अप्रोक्सीमेटली 70% आबादी जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी पर अपना जीवन यापन करती है। एलाइड माने हार्टिकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, फिशरी हो गया, सेरिकल्चर हो गया। उसके लिए आज से 1.5 साल पहले देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों के साथ मिलकर के एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान हमने बनवाया। हमने क्या, मैंने हमारे साथियों ने, प्रशासन ने, और जो एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट पर जो हमारा एनुअल बजट था, उसके अलावा 5,013 करोड़ रुपए अगले 5 साल, मैंने हर साल 1,000 करोड़ रुपया अधिक खर्च हम कर रहे हैं। 29 प्रोजेक्ट हम लोगों ने डिजाइन करी और उद्देश्य क्या है, आज हम आमदनी के मामले में हमारा किसान देश में 5वें स्थान पर है। और आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, 1 साल से ऊपर हो गया, 1.25 साल हो गया, जब ये प्रोग्राम हमारा पूरा इंप्लीमेंट हो जाएगा तो मुझे लगता है कि वी विल बी डेफिनेटली नंबर 2 और नंबर 1 इन द कंट्री। दूसरी बात, एक छोटी बात मैं बताता हूं। अब 29 प्रोजेक्ट की चर्चा मैं करूं, ये समय भी नहीं है और आपके पास भी समय नहीं है, मेरे पास भी नहीं। जैसे वैली में मस्टर्ड की खेती नहीं होती थी, सरसों जिसे कहते हैं, पिछले 2 साल से मस्टर्ड की खेती वैली में हो रही है। और मुझे लगता है कि एक हेलीकॉप्टर से जाते समय या गाड़ी से जाते समय आप देखेंगे, जब आप आएंगी तो लगता है कि एक येलो रिवोल्यूशन पूरे वैली में आ गया। अब एक सामान्य आदमी को यह समझ में आता है कि मस्टर्ड की खेती हो रही तो क्या होगा, तो एडिबल ऑयल हो जाएगा, खाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए तेल मिल जाएगा। अब मैं बताता हूं उसके 3 लाभ है। जम्मू कश्मीर में फॉडर डेफिसिट है, चारे की दिक्कत है। जितने चारे की जरूरत है फॉडर की, उसका 40% जम्मू कश्मीर प्रोड्यूस करता है। अब HADP के इंप्लीमेंट होने के बाद जो टारगेट हमारा है वो 80% फॉडर हमको मिल जाएगा। तो सामान्य रूप से जो मस्टर्ड की पैदावार हो रही है उसमें 34% ही ऑयल निकलता है, 66% ऑयल केक निकलता है, जिसे हिंदी में खली कहा जाता है। अब वो पशुओं को फॉडर के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। एक तीसरा बड़ा लाभ जो हुआ, मधुमक्खी हनी, जो बी कीपिंग का काम हमारे किसान भाई करते हैं, लगभग 30-35 दिन पहले मधुमक्खियां वैली में आ गई, जिससे हनी और बी कीपिंग से जुड़े हुए किसानों का बड़ा लाभ हुआ। मीट, एग्स, अब ये बाहर से आता है, यहाँ कंजम्पशन बहुत है, हम पैदा नहीं कर पाते। मिल्क डेफिसिट स्टेट थे, अब हम मिल्क सरप्लस की ओर जा रहे हैं। तो इस तरह की स्कीम बनाई। अब उसमें ढेर सारे एग्री इंटरप्रेन्योर बनेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो ये हमारा फोकस एरिया है। लगभग 2,62,000 ऐसे किसान हैं जो मार्जिनल फार्मर है। अब यहाँ एक एप्पल की ही हाई डेंसिटी प्लांटेशन, एप्पल का ही अलाउड था, आज 12 फसलों में हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर रहे हैं। अब दूसरा सेक्टर रोजगार कहां से आ सकता है, तो वो इंडस्ट्री हो सकती है। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आजादी से लेकर 2021 तक कुल करीब 14,000 करोड़, 14,000 करोड़ का यहां हुआ था। 2021 में एक न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए भारत सरकार के सहयोग से बनी। और मैं कहना चाहता हूं कि देश के किसी भी राज्य से बेहतर इंसेंटिव आज जम्मू कश्मीर दे रहा है। और उसका प्रतिफल ये हुआ कि आज हमारे पास 1.25 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रपोजल्स हैं। सबको हम जमीन नहीं दे पा रहे हैं। 8800 करोड़, 8,800 करोड़ के इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतर गए, उनका प्रोडक्शन शुरू हो गया है। 18,000 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो थे वो जमीन पर काम हो रहा है। जो शेष बचे हैं सबको जमीन देने की स्थिति में हम नहीं है, लेकिन जितने प्रपोजल हैं आज 60 to 65% लोगों को हम जमीन दे पाएंगे। लैंड बैंक बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। 46 नए इंडस्ट्रियल स्टेट जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं। कश्मीर वैली में कोल्ड स्टोरेज और CHN की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ हार्टिकल्चर प्रोड्यूस बहुत होता है।
कोल्ड स्टोरेज की क्षमता में पिछले 4 साल में 2 गुने से ज्यादा की वृद्धि हुई है और मुझे लगता है कि अगर 6 गुना वृद्धि होगी तो भी यहां जरूरत है। ईमार करके जो दुबई का ग्रुप है वहीं श्रीनगर में इधर नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा माल बना रहा है। आईटी टावर यहीं श्रीनगर और जम्मू में बना रहा है। तो यहाँ 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहे हैं। तो एक रोजगार यहां से भी सृजित होगा। और चौथा जो मुख्य रोजगार का यहां साधन होगा वो टूरिज्म होगा। मैं कह सकता हूं कि पिछले 2-3 वर्षों में अनप्रेसिडेंटेड टूरिस्ट यहां आया है। लास्ट ईयर 2 करोड़ 11 लाख लोग आए और ये आंकड़ा मैं समझता हूं कि इस बार 2.25 करोड़ से ऊपर जाएगा। फॉरेन टूरिस्ट इन्फ्लक्स को भी आप देखेंगे तो 2.5 गुना से ज्यादा टूरिस्ट बढ़ा है। अब वो शिकारा वाला है, होटल वाला है, टैक्सी वाला है, ऑटो वाला है, खोमचा वाला है, इन सबको रोजगार के और आमदनी के नए साधन निश्चित रूप से मिले। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम यहाँ की विशेषता रही है। डाउनवर्ड ट्रेंड हमारा शुरू हो गया था एक्सपोर्ट का पिछले 2 सालों में, अब वो अपवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है और 1163 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट लास्ट ईयर हमने किया है। इस साल हम उससे ज्यादा करेंगे। इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की तो 2016-17 में ये मोटे तौर पर 1,70,000 करोड़ की इकोनॉमी थी, जो 22-23 में 2,45,000 करोड़ की हो गई और इस फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में 2,63,000 करोड़ की हो जाएगी। मैंने पिछले 4-5 साल में इकोनॉमी भी यहाँ की डबल हो गई। जो हमारी ग्रोथ रही वो 7.61% रही। एक छोटा उदाहरण देता हूं। एक यहाँ जम्मू कश्मीर बैंक है। जब मैं आया था तो 1100 करोड़ के घाटे में चलता था। एनपीए 10.4% था और अभी 1727 करोड़ के प्रॉफिट में है। एनपीए 3.91 है। तो ये सब बदलाव हुए हैं और यहाँ के लोगों के सहयोग से हुए। तो मैं समझता हूं एक कोशिश की जा रही है। हमारी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कैसे उनको रोजगार अधिक से अधिक मिले, उनका बिजनेस कैसे स्केल अप किया जाए। तो 8 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं 7 लाख से जो इन कामों से जुड़ी हुई हैं। तो एक कोशिश हो रही है, लेकिन मैं जानता हूं कि इसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं जिन्हें रोजगार नहीं। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना होगा, टूरिज्म जितना बढ़ेगा, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में जितना काम होगा, मैं समझता हूं उससे रोजगार बढ़ेगा। तो मैक्सिमम टेररिज्म वर्सेस मैक्सिमम टूरिज्म, तो यही तो हकीकत है सिन्हा जी जो आप बता रहे हैं। शायद इसीलिए खिलता कश्मीर से कुछ लोगों को समस्या है। अब मैं तो ये देख रही हूँ, आपने कहा कि आप राजनीतिक मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, उस पर जवाब नहीं देंगे, लेकिन वो ये मेरे पूरा लिए उचित नहीं आपके है। लिए उचित नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि पूरा चुनाव जो है ये 3 ही मुद्दों पर हो रहा है। कश्मीर का इतिहास, अनुच्छेद 370 और मनोज सिन्हा जी। तो मैं जरा कोट अनकोट करना चाहूंगी कि एक नेता जो आप भी जानते हैं, उन्होंने कहा 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, देश को संविधान दिया, लेकिन आज जेएनके में राजा है और उनका नाम है एलजी। अब इस तरह के कमेंट जब पूरे चुनाव प्रचार में जनता के बीच जाकर होंगे तो उसका तो कुछ जवाब देखिए, आएगा। 2 बात मैं कहूंगा। एक तो जो लोग जिम्मेदार पदों पर हैं, खासतौर से जो संवैधानिक पदों पर बैठते हैं या संविधान की शपथ लेते हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज पर और न्यायालयों पर, जुडिशियरी पर कमेंट नहीं करना चाहिए। और स्वाभाविक रूप से जो लोकतांत्रिक संस्थाएं, हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, लेकिन इस देश की एक परंपरा रही है कि उन संस्थाओं को डिग्रेड कोई नहीं करता है। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। राहुल गांधी ने जो किसी को कमेंट किया, आपको लोक- राजा कहा और कहा आपने एक तरीके से यहाँ भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और कमेंट करें, वो मैं इससे ज्यादा क्या कहूं। लेकिन मैं यही कह सकता हूं कि लोगों को बचना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि चुनाव हो रहा है, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनसे वो चुनाव लड़े। अनावश्यक रूप से अगर मैं कहूंगा तो शायद अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं उनको एक सलाह दूंगा कि अगर उनके पास कोई तंत्र है तो एक वो सीक्रेट बैलेट करा लें जम्मू कश्मीर में और आम आदमी की आवाज जान लें। उन्हें समझ में आ जाएगा कि पिछले 4-5 वर्षों में बदलाव क्या हुआ है। बदलाव जिसकी आप बात करें, 45 साल के बाद डोडा में
देश के किसी भी प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोडा में रहेंगे, आपका मैंने एक स्टेटमेंट देखा, आपने कहा हम शांति खरीदने में विश्वास नहीं करते। तो क्या ये एक तरीके से संकेत था कि जो वास्तविकता है वो ये है? दो बात समझिए कि शांति जब खरीदी जाती है तो अस्थायी नहीं होती है। शांति स्थापित की जाती है अस्थायी रूप से, तब शांति आती है। तो ये मौलिक अंतर ये सबको समझना चाहिए। यहाँ बहुत सारी चीजें कई वर्षों बाद हुई। 34 वर्ष बाद श्रीनगर में सिनेमा हॉल खुला, शोपिया में सिनेमा हॉल खुला, पुलवामा में सिनेमा हॉल खुला। 34 साल बाद मुहर्रम का जुलूस निकला, शांतिपूर्ण ढंग से निकला। तो बहुत सारी चीजें पहली बार हुई हैं। प्रधानमंत्री जी की रैली है तो ये कोई, मुझे लगता है कि स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। डोडा नहीं, हर जगह रैली होनी चाहिए। ऐसा वातावरण मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में बने, देश में बने, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। और हर पक्ष की बात आवाम सुने, उसके बाद अपना फैसला करे। मैं समझता हूं ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है भारत के। दो तीन छोटी छोटी सी बातें हैं मनोज जी, आप जम्मू के लिए अब क्या विजन है? क्योंकि एक मुद्दा ये बनाया जा रहा है और ये सवाल मैं आपसे ही जानना चाहती हूं इसका जवाब, कि आपको लगता है कि घाटी में तो अब शांति हो गई, लेकिन एपी सेंटर या यूं कहें कि फोकस जो है वो जम्मू की तरफ चला गया, अब उस पर ध्यान देने की जरूरत है अगर हम टेररिज्म की बात करें या कुछ असामाजिक तत्वों की बात करें? इसको इस तरह से समझिए, खासतौर से कश्मीर रीजन चिंता का विषय था देश के लिए और यहाँ के लिए। प्रशासन और सरकार का भी ध्यान विशेष रूप से यहाँ था। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि जिन भी तंजीमों का नाम आप जानती हैं, अब उनका कोई टॉप कमांडर यहाँ नहीं है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि आतंकवादी गिनने में मेरा भरोसा नहीं है। वो आंकड़े में बता सकता हूं परसेंटेज वाइज कि सिविलियन किलिंग कितनी कम हुई, फोर्सेस की किलिंग कितनी कम हुई, वो आंकड़े हैं मेरे पास, लेकिन मैं उसमें समय जाया नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि एक लोकल रिक्रूटमेंट कितना होता है, ये एक बड़ा भारी फैक्टर है। अगर उसको पिछले, जब से आतंकवाद यहां शुरू हुआ है, मैं समझता हूं वो लोवेस्ट लेवल पर है आज की तारीख में। और उसका कारण यही है कि उसको ये लग रहा है यहाँ के नौजवान को कि नहीं, अब हमारा भविष्य भारत के साथ है। चुनाव में भी यहाँ के लोगों ने विश्वास व्यक्त किया कि पड़ोसी जो हमको गुमराह कर रहा था अनावश्यक, पता नहीं कितने निर्दोष बच्चों की जान चली गई, यहाँ की सड़कें, यहाँ की नदियां अनेक निर्दोष लोगों के खूनों से लाल हो गई। अब उसको समझ में आ गया कि हमारा भविष्य भारत और भारत के लोकतंत्र के साथ है। जहां तक जम्मू रीजन का सवाल है, ये सच है कि पिछले 1.5 साल से वहां आतंकवादी घटनाएं कुछ हुई हैं, जिन बातों का मैंने पहले जिक्र किया, शांति, स्थिरता, डेवलपमेंट, G20 का आयोजन, लोकसभा चुनाव में भारी मात्रा में मतदान, अब इससे पड़ोसी के पेट का दर्द बढ़ गया। जो देश अपने नागरिकों को न्यूनतम सुविधाएं नहीं दे पा रहा है। अब हमारा तो बॉर्डर है, यहाँ बिजली मिल जाती है, यहाँ अस्पताल भी है, पढ़ाई भी है, उस पर आटे के लिए लंबी लाइन लगी हुई है, उसके लिए मारामारी हो रही। तो अब उस आर्थिक रूप से संपन्न होगा पड़ोसी तो भी उसके लिए जम्मू कश्मीर में कुछ न कुछ करना है, और जब इंटरनल उसकी प्रॉब्लम होगी तो भी इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण से करना है। तो जब, एक मिनट मुझे समझ दीजिए, तो लोकल रिक्रूटमेंट जब नहीं हुआ तो उसने कश्मीर में भी और जम्मू रीजन में भी काफी फॉरेन टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट कराया। जम्मू रीजन कंपैरेटिवली 15-16 साल से शांत था। फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट था अपर रीचेज पर, वो हटा ली गई थी। अब मैं कह सकता हूं कि फोर्सेस ने अपनी पोजीशनिंग जो पहले थी वो ले ली है। विलेज डिफेंस गार्ड हमारे जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, उनको ऑटोमेटिक वेपन्स भी दिए गए हैं। और मुझे लगता है कि अब यहाँ की आवाम नहीं चाहती है, क्योंकि आतंकवाद और अलगाववाद का दंश यहाँ के अनेक परिवारों ने झेला है और जम्मू की जनता ने कभी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया। अभी 2 दिन पहले ही बसंतगढ़ में आपने अखबार में पढ़ा होगा, तो मुझे सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी पर, सेना की बहादुरी पर, जम्मू कश्मीर पुलिस की बहादुरी पर मुझे पूरा भरोसा है। और मैं आज कह सकता हूं कि आने वाले 3-4 महीने में ये लोग भी वहीं पहुंच जाएंगे जहां इन्हें पहुंचना चाहिए। आपने क्योंकि मनोज जी पड़ोसी का जिक्र कर दिया, तो पड़ोस से तो ये वीडियोस, ये बयान वहां की आवाम के आते हैं कि भाई पीओके भी अब जरा भारत के पास ही आ जाए, क्योंकि वक्त आ गया है, हमें भी शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए और खासकर विकास चाहिए। तो वक्त आ गया है अब। देखिए, मैं अपनी मर्यादा और सीमा जानता हूं।
मेरा कार्यक्षेत्र जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के हर परिवार को मैं अपना परिवार मानता हूं। अब पीओके में क्या होगा, इसके लिए भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय बनाया है, भारत सरकार है, तो उस पर मैंने जिसका जो काम है, अगर वो काम करेगा तो मुझे लगता है कि वो बेहतर होगा। तो अनावश्यक रूप से मैं अपनी सीमा और मर्यादा के बाहर नहीं जाना चाहता हूं। एक तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद पता होगा, ये बात एक नहीं आ रही कि ये चुनाव जो विधानसभा का है, ये 50 वर्ष बाद एक ऐसा चुनाव है जिसमें जम्मू कश्मीर में 5 साल की विधानसभा बनने जा रही। नहीं तो 1975 से देश में बाकी विधानसभा असेंबली 5 साल की होती थी, जम्मू कश्मीर की असेंबली 6 साल की होती थी। इसके मौलिक कारण को अगर आप समझेंगे तो जब देश में इमरजेंसी लगी थी, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया, और उस समय क्या क्या हुआ था मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, तो संविधान संशोधन करके लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल के लिए क्या किया गया था, और तब अनेक राज्यों को भी कहा गया। तो उस समय जो जम्मू कश्मीर का संविधान था, उसमें लोकसभा संसद द्वारा पारित कानून आप चाहें तो अडॉप्ट करें, चाहें तो न अडॉप्ट करें। 75 में जम्मू कश्मीर ने 6 साल वाला जो संशोधन था उसको अडॉप्ट कर लिया, तब से यहां 6 साल की विधानसभा होती थी। अब यह पहली बार है 50 साल बाद जब देश के बाकी राज्यों में विधानसभा 5 साल की है, तो जम्मू कश्मीर में भी 5 साल की होगी। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करने वाले लोग ये शायद नहीं समझ पा रहे हैं कि आपातकाल का ध्वंसावशेष 50 साल तक जम्मू कश्मीर ने उनके गलत नीतियों के कारण झेला है। तो ये गलत नीतियां आपको लगता है अब बिल्कुल सुधर गई हैं और उस राह पर है? मेरी समझ क्या है, अब मैं क्या समझता हूं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जम्मू कश्मीर के नागरिक आवाम क्या समझते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। विशेष राज्य को लेकर, विशेष राज्य का दर्जा जिसकी बात हो रही है, पूर्ण राज्य का दर्जा, उस पर भी तमाम बातें। मैं 2 बात कहना चाहता हूं। राजनीतिक कारणों से भाषण देना अलग बात है, तथ्य रखना अलग बात है। 5 अगस्त 2019 को देश की संसद में जब गृह मंत्री जी ने बिल प्रपोज किया था, तो उन्होंने 3 बात कही। पहली बात कही डिलिमिटेशन फर्स्ट, फिर उन्होंने कहा कि असेंबली इलेक्शन, और तीसरी बात कही कि देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। अब चीजें उसी सीक्वेंस में चल रही। डिलिमिटेशन माने मैं रोज सुनता हूं 10 साल बाद चुनाव। अरे भाई 2014 में चुनाव हुए थे, कायदे से अगर 5 अगस्त 2019 को 370 एब्रोगेट न होती तो 2020 में चुनाव होते। अगर 5 साल का भी टेन्योर होता 2019 में चुनाव होता। 5 अगस्त 2019 को एक विशेष परिस्थिति पैदा हुई, जो उस समय गृहमंत्री जी ने देश की संसद में कहा, उसी सीक्वेंस में डिलिमिटेशन 83 असेंबली सीट थी लद्दाख अलग होने के बाद, 7 नई असेंबली सीटें यहां बढ़ गई। अब वो 7 सीटों की बाउंड्री कैसे डिसाइड होती? तो एक संवैधानिक व्यवस्था है इलेक्शन कमीशन की, डिलिमिटेशन कमीशन की। जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक डिलिमिटेशन कमीशन बना। श्रीनगर आया, जम्मू गया, किश्तवाड़ गया, कुपवाड़ा गया, रजौरी गया, और यहां के अनेक स्टेक होल्डर्स दिल्ली गए। 2022 के अंत तक नवंबर में डिलिमिटेशन का काम खत्म हुआ। तो एक्चुअली तो चुनाव 2022 नवंबर के बाद ही हो सकता था। अब जो पुरानी वोटर लिस्ट थी, अब 8 साल में 10 साल के बच्चे भी मतदाता हो गए, तो अगर उनका नाम न होता तो ये भी लोकतंत्र के साथ अन्याय होता। चुनाव कब होंगे इसका फैसला हम सब जानते हैं कि भारत का निर्वाचन आयोग कर। तो लोकसभा चुनाव के साथ होगा या नहीं होगा, भारत के निर्वाचन आयोग ने फैसला किया, उससे बाद में कराएंगे। वो चुनाव हो रहा है। तीसरी बात, 21 जून को माननीय प्रधानमंत्री यहीं आए थे योगा डे के उपलक्ष्य। उस दिन भी उन्होंने कहा था कि चुनाव जल्दी होंगे, और उस दिन भी उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यहां को जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि संसद को जो लोग समझते हैं, संसद में कही हुई बात का अर्थ क्या होता है, वो निश्चित रूप से एक तरह से आश्वासन है, और वो आश्वासन पूरा करना ये वैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से अनिवार्य होता है सरकार के लिए। अंत में चलते चलते मनोज सिन्हा जी के दिल की बात, क्योंकि अब चर्चा ये भी हो रही है कि कश्मीर जिस मुकाम तक पहुंचना था लगभग उस राह पर पहुंच गया है, चुनाव भी हो रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव, और खिलते कश्मीर की बात हो रही है। क्या मनोज सिन्हा जी अब एक तरीके से जो राजनीतिक
दृष्टि से उनको देखा जाता था, वापसी उनकी वहां होने वाली है? राजनीति केवल चुनाव लड़ना नहीं होती है। मुझे लगता है कि इस देश में एक गलत धारणा बन गई कि राजनीतिक दल में काम करना और चुनाव लड़ना यही राजनीति है। मुझे लगता है कि लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आ सके, इससे बड़ी राजनीति, मानव सेवा से बड़ी राजनीति कुछ नहीं है। और मैं अपनी बुद्धि, क्षमता, विवेक के अनुसार जो मेरी समझ है उस हिसाब से उस काम को कर रहा हूं, और जब तक हूं पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से इस काम को पूरा करूंगा। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कहा जा रहा है कि चुनाव तो हो रहे हैं लेकिन बाद में भी जो पूरी शक्तियां हैं वो तो आप ही के हाथ में रहेंगी। तो बात समझिए कि जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें यही व्यवस्था है। दूसरी बात कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अक्टूबर 2019 में देश की संसद ने बनाया था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अब क्या है कि हमको दिखाई पड़ रहा है कि वहां वो बैठे हैं, अब हम उनको नहीं पहचानना चाहते हैं तो चाहे जितने पावर का हमको चश्मा लगा दीजिए, हम कहेंगे नहीं साहब वो टाई नहीं पहने, वो तो पैजामा पहने। तो कुछ लोगों को बोलना है क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है। वो शक्तियां पहले स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में थी, और अगर शक्ति बढ़ाने की बात होती तो बिना पार्लियामेंट गए नहीं बढ़ सकती थी। इट वॉज ए सिंपल नोटिफिकेशन, उसको अनावश्यक रूप से प्रचारित किया जा रहा है। दूसरी बात, मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए। जो भी सरकार चुन के आएगी, मैं उनको अग्रिम शुभकामना देता हूं। किसी चुनी हुई सरकार का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि उद्देश्य यही होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में शांति हो, समृद्धि आवे, विकास हो, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। अगर ये सरकार का मुद्दा है तो मैं खुलेआम इन लोगों के बीच में कह रहा हूं और जो लोग चैनल देख रहे हैं कि उस सरकार को 100% मेरा समर्थन होगा। हाँ, मुद्दा अलग होगा तब मुझे अपने विधिक और संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करना होगा। तो लाउड एंड क्लियर मैसेज मनोज सिन्हा जी ने दे दिया है। जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं चुनाव पर और जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं चुनाव बाद आखिर लोकतंत्र का क्या होगा, उन सबको दो टूक जवाब यहां पर मिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सिन्हा जी इस बेबाक बातचीत के लिए डीडी न्यूज से। वादिया